हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज हम देखेंगे 9th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति और इस चैप्टर के हमने इस बुक के हमने 2 चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक थ्योरी की और एक एमसीक्यू की। एक प्लेलिस्ट में जो थ्योरी वाली है उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की सारी बुकों की थ्योरी मिल जाएगी और दूसरी प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चारों बुकों की आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो एमसीक्यू या थ्योरी आपको जो भी देखना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो 2 प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है, आप उन पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार। साथ ही आपके घर में जो भी आपके कजन है, भाई बहन है, अगर वो 6 से 10 तक किसी भी क्लास में है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता यूट्यूब चैनल पर पूरी एनसीईआरटी डिटेल में कराई जा रही है। आज आप एक्सपीरियंस करेंगे या फिर आपने पहले भी मेरी वीडियो देखी होंगी, तो मैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल में ही समझाती हूँ। तो ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है, ये सभी मैंने कराई है। आप इन सभी को भी देख सकते हो, अपने छोटे या बड़े बहन-भाइयों को सजेस्ट कर सकते हो। आपके घर में कोई भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएँगी, पॉलिटी, जीके से रिलेटेड, ठीक है, ज्योग्राफी, जीके से रिलेटेड। तो उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता चैनल पर ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप इन सभी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो और साथ ही मैं बताना चाहती हूँ, आपको किसी भी क्लास के एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति होती क्या है, कैसे होती है और किस तरह से चीजें होती हैं, वो हम आज के इस चैप्टर में देखेंगे। हम जानेंगे कि चुनाव होता क्या है, चुनाव क्यों होते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव के जरिए हम किसको चुनते हैं, चुनाव क्यों ज़रूरी है? ये सारी चीज़ें जितने भी आपके दिमाग में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपकी बुक में दे रखे हैं या आपका एग्ज़ामिनर पूछने वाला है आपके एग्ज़ाम में, वो सभी की सभी क्वेश्चनों के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है? इस अ, वीडियो में मिल जाएँगे काफ़ी हद तक। ठीक है? इसके 2-3 पार्ट आएँगे इस चैप्टर के। ठीक है? तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए 1 मिनट थोड़ा-सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, कई लोगों के पास ना छोटा फ़ोन होता है तो उनको देखने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है। 1 मिनट। तो हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है और ना ही ज़रूरी कि लोग सीधे शासन करें। सीधे शासन करने से मतलब है कि जैसे हमारे देश में लगभग अभी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो 140 करोड़ लोग हैं। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी फैसला ले रहे हैं तो सारे 140 करोड़ लोगों को माइक से संबोधित कर सकें। ठीक है, कि एक नेता खड़ा हो जाए और बात कर रहा है आराम से और जनता से पूछ रहा है, तो ये तो संभव है नहीं। ठीक है, सीधे प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें लोकतंत्र की या इस तरह की चीज़ों की, तो कहाँ संभव है? देखो, स्कूल में संभव है। ठीक है, क्लास से रिलेटेड कोई भी फैसला लिया जा रहा है कि भाई तुम्हारा टाइम टेबल चेंज करना है, आओ चलो बच्चों तुम भी डिस्कस करो हमारे साथ। तो हो सकता है टीचर बैठ गई, बच्चे बैठ गए या फिर किसी दफ्तर में 100-150 लोग काम कर रहे हैं, तो कोई डिसीजन लेना है तो सारे लोगों को हम बैठा के बात कर सकते हैं। भाई अपनी-अपनी बात कहो, लेकिन देश के लेवल पर हमारा देश इतना बड़ा है, तो उस लेवल पर संभव नहीं है कि आप सभी लोगों को प्रत्यक्ष रूप से उसमें भागीदार बनाएँ। ठीक है? ना ही यह ज़रूरी है कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाने का है। ठीक है? इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, यानी कि कोई भी चुनाव में हम किस तरह से अपना नेता चुनते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। हम शुरुआत यहाँ से समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है और उपयोगी हैं। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनाव प्रतिद्वंदियों किस तरह के लोगों को लाभ पहुँचाती है। फिर हम यह भी सवाल उठाएँगे कि किन-किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या है? एक तरह का पेड़ है, ठीक है? और उस पेड़ की जड़ों का नाम क्या है? चुनाव। अगर चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र वाला पेड़ फल-फूल नहीं सकता, ठीक है? लोकतंत्र जो खड़ा है, वो पूरा की पूरा किस पे खड़ा है? जड़ों पर। लोकतंत्र का जो पेड़ है, वो किस पर खड़ा है? जड़ों पर। और जड़ें क्या हैं? जड़ें हैं चुनाव, ठीक है? जब तक चुनाव नहीं होंगे हर 5 साल बाद, तब तक वो लोकतंत्र का जो पेड़ है, वो फल-फूल नहीं सकता। ठीक है? आप समझ पा रहे हैं ना? तो लोकतंत्र यानी कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ठीक है? जनता यानी कि हम सब लोग। तो हम सब लोग खुद चुनते हैं कि हमारा राजा कौन होगा। हम सब लोग खुद चुनते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होएगा, हमारा प्रधानमंत्री कौन होएगा, ठीक है? हमारा प्रधान कौन होगा। कोई भी है, कोई भी पद है जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, उसको कौन चुनेंगे? हम चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? कि हमारे वो कल्याण के लिए कार्य कर सके। ठीक है? अब वो कितना करता है हमारे कल्याण के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारी तरक्की के लिए, वो उसके ऊपर है। ठीक है? वो हम उसको फ़ोर्स नहीं कर सकते। उसका मन करे सारी की सारी धांधली करके हमारे सारे पैसे खा जाए विकास के और उसका मन करे तो हमारा विकास कर दे। ठीक है? ये उसकी मर्ज़ी है।
इसी के सहारे हम लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक चुनावों में अंतर भी समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव किस तरह से होते हैं और गैर लोकतंत्र में चुनाव किस तरह से होते हैं। यानी कि जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, चुनाव वहां भी होते हैं। ठीक है, तो अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रति एक चरण यानी कि भिन्न चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारण से लेकर चुनावी परिणामों की घोषणा पर नजर डालेंगे। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं, और यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका बताएंगे। यानी कि हम यहाँ ये डिस्कस करने वाले हैं कि चुनाव आयोग क्या क्या काम करता है। हम यहाँ ये डिस्कस करने वाले हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से पूरे देश में निष्पक्ष और अच्छे से चुनाव कराता है। निष्पक्ष का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी ने पैसे दे दिए चुनाव आयोग को और उस पार्टी को जिता दे। ठीक है, ऐसा काम नहीं करता है। या चुनाव आयोग कुछ पार्टियों के हक के हिसाब से उनको टिकट दिलवाए या कुछ ऐसा करे कि जिस पार्टी से रिश्वत ले रखी है चुनाव आयोग ने वो जीत जाए। तो ऐसा चुनाव आयोग बिल्कुल भी नहीं कराता है। ना ही वो जो सत्ता में है इस समय, जो भी पार्टी की सरकार है, ना उसको सपोर्ट करता है ना दूसरी वाली पार्टियों को सपोर्ट करता है। बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मम्मी पापा आपको रख रहे हैं, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। ठीक है, निष्पक्ष तरीके से मतलब आप में और आपके बहन भाइयों में भेदभाव नहीं करते। ठीक है, ऐसा आपको लगता है कि भेदभाव करते हैं, दूसरे वाले से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे बराबर प्यार करते हैं। उसी तरह से चुनाव आयोग है। ठीक है, बिल्कुल सेम सेम चीज है। देखो फर्स्ट में हम देख रहे हैं, आपने थंबनेल पे ये देखा होगा 3.1 में हम देख रहे हैं चुनाव क्यों होते हैं, क्यों जरूरी है, ये सब हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक हरियाणा की विधानसभा के चुनाव के बारे में दे रखा है। ठीक है, हरियाणा के विधानसभा चुनाव, हरियाणा में किस तरह के विधानसभा चुनाव हुए उनके बारे में दे रखा है। साथ ही देखो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कहानी के जरिए ही एनसीईआरटी ने सारी चीजें बताई हैं। तो यहाँ भी एक कहानी उन्होंने बता रखी है हरियाणा की। हरियाणा में एक रात के समय एक आने वाले हैं श्री देवी लाल आने वाले हैं। ठीक है, ये नेताएं हरियाणा के जाने माने, इनकी उम्र 76 साल है और जनता इनका वेट कर रही थी कि कब नेताजी आएंगे और हम इनसे मिलेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या करने वाले थे, ये यहाँ पर आकर भाषण देने वाले थे। क्यों भाषण देने वाले थे? क्योंकि ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि ये जा रहे हैं हरियाणा में जगह जगह और अपने बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, प्लीज आप हमें वोट दीजिए। ठीक है, जब चुनाव होते हैं तो आपने देखा होगा घर घर भी आते हैं कई लोग। ठीक है, कि हमें वोट दो। तो घर घर जो आते हैं वो छोटे चुनाव होते हैं, यानी कि कम जनसंख्या वाले चुनाव होते हैं। और जब बड़े बड़े चुनाव होते हैं, यानी कि ज्यादा जनसंख्या एक ही नेता को चुनती है, तो फिर वहां क्या होती है, वहां बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं। ठीक है, एक बड़े बड़े वो बुक कर लेते हैं फील्ड और वहां पर जनता को बुलाते हैं और भाषण देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ अमित शाह जी आ रहे हैं, यहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं। ठीक है, और हाल फिलहाल में बिहार का चुनाव रहा तो तेजस्वी आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह के आपने बहुत सारी सुने होंगे। नीतीश कुमार आ रहे हैं भाषण देने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, रैलियों के जरिए अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम बहुत अच्छे नेता हैं, आपका बहुत ध्यान रखेंगे अगले 5 साल के लिए, प्लीज आप हमें चुनिए। ठीक है, इस तरह से वो जो भी जिस तरह से भी आपको वो कन्वेंस कर पाए वोट डालने के लिए, उस तरह से वो कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे कि चुनाव क्यों। ठीक है, यह हरियाणा में 1857 में हुए, सॉरी 87 में हुए राज्यसभा चुनावों से जुड़ी एक खबर, अखबार की एक खबर है। राज्य में 1882 के से कांग्रेस पार्टी की अनुयायी वाली सरकार थी। ठीक है, 82 से कौन सी सरकार चल रही थी, कांग्रेस पार्टी की। जब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्याय, यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि पहले कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार ने बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं किया है, विकास का नहीं किया है। तो ये जो देवीलाल हैं, ये किस आधार पर वोट मांगने आए हैं, ये इस आधार पर वोट मांगने आए हैं कि हम न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन चला रहे हैं और हम क्या करेंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो सबका बराबर विकास करेंगे। ठीक है, गरीबों का अमीरों का सबका विकास करेंगे। इस तरह का ये आंदोलन में कर रहे हैं या नारा दे रहे हैं, जिससे ये जनता को ये कन्विंस कर सकें कि भाई आप हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं जब बड़ी बड़ी रैलियों में आते हैं,
तो अगर हम जीत जाएंगे तो हम 10,000 रुपये महीने लड़कियों को देंगे, बेरोजगारों को इतने पैसे देंगे, गरीबों के लिए घर बनवा देंगे। इस तरह से वादे करते हैं और इस तरह के वादे पे जनता को अगर विश्वास होता है तो वो वोट दे देती है, विश्वास नहीं हुआ तो उसने वोट नहीं दी। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया उन्होंने। ठीक है, किन्होंने किया? इन्होंने किया, देवीलाल ने। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलकर एक मोर्चा बनाया। देखो उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस उस समय बड़ी पार्टी थी, उससे जीतना मुश्किल था, तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ साथ 3-4 लोग छोटी छोटी पार्टियों को मिला लिया कि हम विपक्ष में खड़े होंगे। जैसे आजकल चल रहा है देश में, क्या चल रहा है, एक तरफ तो एनडीए होता है, ठीक है, जैसे बिहार के चुनाव हुए तो एक तरफ तो कौन था, एनडीए था, और दूसरी तरफ सारे विपक्ष के नेता थे, जैसे कांग्रेस, जैसे आरजेडी। इस तरह से अलग अलग जगह क्या करते हैं ये लोग, मिल जाते हैं गठबंधन की सरकार, या इस तरह से अनुबंध टाइप का, सॉरी सरकार नहीं, एक तरह से अनुबंध कर लेते हैं कि हम सारी पार्टी इसके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, अभी किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, सारी की सारी पार्टी बिहार में किसके खिलाफ लड़ रही थी, एनडीए के खिलाफ। ठीक है, कांग्रेस भी मिली हुई थी और बाकी की सारी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिली हुई थी और किसको हराने की कोशिश कर रही थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मतलब पार्टी को, यानी कि बीजेपी की पार्टी को। ठीक है, तो उसी तरह से हरियाणा में क्या चल रहा था कि सारी पार्टियों को उन्होंने, जो छोटी छोटी पार्टी थी उनको एकजुट कर लिया, और किसके खिलाफ एकजुट कर लिया, कांग्रेस के खिलाफ, कि कांग्रेस को इस बार हमें हराना है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के साथ अन्याय कर रही है, हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। ठीक है, अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। ठीक है, वही चीज है कि रैलियां करते हैं, महासभा करते हैं, वो भी आए हैं महासभा में और वो भाषण दे रहे हैं कि अगर हम सरकार में आए तो हम आपको क्या क्या सुविधा देंगे, हम आप जो किसान हैं उनके कर्ज माफ कर देंगे, जो छोटे व्यापारी हैं उनके भी हम कर्ज माफ कर देंगे, ये हम वायदा कर रहे हैं। ठीक है, और देखो हर नेता बुरा नहीं होता, कुछ नेता सच में ही सरकार मतलब देश के लिए काम करते हैं। मतलब हमारे देश में जो लोगों के माइंड सेट है ना, वो इस तरह का हो गया है कि नेता मतलब करप्शन, नेता मतलब घोटाले। तो ऐसा नहीं है भाई, देश तो दिन पर दिन तरक्की कर ही रहा है ना, उसकी वजह क्या है, कहीं ना कहीं कुछ नेता ईमानदारी से भी काम करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 100% सारे नेता एक जैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है देखते हैं हम, एनसीईआरटी क्या बोल रही है। लोग तब तब की सरकार, एक मिनट यहाँ से वो हो रहा है, चौंधा दिखाई नहीं दे रहा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे। कौन सी सरकार से नाखुश थे? कांग्रेस की सरकार से। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए, इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और, ठीक है, लोकदल किसकी पार्टी थी? देवीलाल की। ठीक है, लोकदल और उनके सहयोगी दल के पक्ष में जाकर जमकर वोट दिए। लोकदल और उनकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीटों पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था, बाकी की पार्टियों को मिला लिया था, तो 16 सीट उसकी रही और 60 सीट उसकी रही। देखो अभी यहाँ तक आपको नहीं समझ में आया होगा कि किस तरह से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको समझा के जाऊंगी। चिंता ना करिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, रात में बैठ के खूब मेहनत करिए आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको समझा के जाऊंगी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और उससे स्पष्ट बहुमत मिला, कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 5 सीटें लगी, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो थी ना, वो बहुत बुरी तरह से हारी। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार ने, मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। ठीक है, पद छोड़ेंगे ही, जब जो हारेगा वो पद छोड़ के जाएगा ही। ठीक है, ये जो पेज खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको चीजें और ज्यादा डिटेल में बताऊंगी। मैंने स्लाइड भी बना रखी है आपके लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा टफ है, अगर आप पहली बार इस तरह की चीजें पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बातें नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे पेशेंस बना के रखिए बस। अगर आप आधा घंटे यहाँ पर टिके रहे तो आज आप चुनाव के बारे में सब कुछ जानकर जाओगे। ठीक है, तो बस आपको पेशेंस बनाकर रखना है। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद क्या हुआ, तत्कालीन सरकार, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार का जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। लोकदल ने नवनिर्मित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बन गए। कौन बन गए? देवीलाल बन गए। जो सभाएं कर रहे थे वो जीत गए, उनकी पार्टी जीत गई, तो फिर वो मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, जो उन्होंने वादा किया था ना, अभी मैंने यहाँ पर बताया था क्या क्या वायदा किया था, कि अगर हम जीत जाएंगे तो मजदूरों को और छोटे किसानों का ऋण माफ कर देंगे, तो उन्होंने कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का
समर्थन नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। यानी कि अगले 4 साल तक किसने शासन किया? लोक दल ने, ठीक है। लेकिन शायद जनता की बातों पर वो खरे, अपने वायदों पर खरे नहीं उतरे, या जनता के नजरों में वो अपनी अच्छी छवि नहीं बना पाए, या उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया होगा, कोई भी कारण रहा होगा उस समय, ठीक है। उस समय कोई भी कारण रहा, और जो अगले चुनाव हुए वहां पर कांग्रेस को फिर से लोगों ने अपना नेता बनाया, ठीक है, कि भाई कांग्रेस पार्टी ज्यादा अच्छा कर रही थी, ये तो ठीक नहीं किया इन्होंने 4 साल बाद, मतलब 5 साल बाद 4 साल में चुनाव हुए हैं, तो कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी, तभी जल्दी चुनाव हुए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, दोबारा कांग्रेस जीत गई। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजें दे रखी हैं इससे रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड, तो आइए इनको पढ़ लेते हैं पहले। जगदीप और नवप्रीत ने इस कथा को पढ़ा, यानी कि ये 2 बच्चे हैं, वो इस चीज को पढ़ रहे हैं, और निम्नलिखित निष्कर्ष निकालिए। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, या फिर इस कथा में दी गई सूचनाओं के आधार पर सही या गलत का फैसला नहीं हो सकता। कथा कौन सी थी? कथा पीछे वाली थी, ठीक है। इस पेज में हमने क्या पढ़ा था कि पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बाद में चुनाव में बड़े बड़े वादे करे दूसरी पार्टी ने, तो दूसरी पार्टी जीत गई, कौन सी? लोकदल जीत गई, और फिर लोकदल ने ठीक से काम नहीं किया तो दोबारा से कांग्रेस आ गई। तो ये कहानी थी, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि इस कहानी में से कौन कौन सी सूचना उन दोनों बच्चों को मिली है, ठीक है। तो पहला है, इसमें चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है, ठीक है। यानी कि पहले दूसरी नीतियां चल रही थी, अब दूसरी नीतियां चल रही हैं, क्योंकि सरकार चेंज होती है तो नीतियां भी चेंज होती हैं। भाई कोई भी शासन करने आएगा व्यक्ति तो कुछ चेंज तो करेगा ना, चेंज नहीं करेगा तो फिर वो शासन कर ही नहीं पाएगा। जनता कहेगी ऐसे तो पिछले वाला ही कर रहा था, फिर तुमने क्या कर लिया आके, तो कुछ ना कुछ चेंज करेगा, तो ये चीज सही है। नेक्स्ट है, इसमें राज्यपाल ने देवीलाल के भाषण से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दिया। तीसरा है, लोग हर शासक दल से नाराज रहते हैं और अगले चुनाव में उसके खिलाफ वोट डालते हैं, ठीक है। चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। जो भी पार्टी चुनाव जीतेगी, सरकार किसकी होगी? उसी की होगी। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, इस चुनाव से हरियाणा के आर्थिक विकास में काफी मदद मिली। बिल्कुल मदद मिली। क्यों मदद मिली? क्योंकि जब ये चुनाव हुए तो उन्होंने पहले से बोला था कि हम ये जो कर्ज है वो माफ कर देंगे। कर्ज माफ कर दिया तो चीजें और बेटर हो गई उन लोगों के लिए जिनका कर्ज माफ हुआ। नेक्स्ट है, इसमें अपनी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। देखो, इस्तीफा दे दिया, उनकी मर्जी है, नहीं देते तो भी ऑटोमेटिक 5 साल बाद वो हट जाते, ठीक है। 10-5 दिन, एक आध महीना रह गया होगा, वो चाहते तो रह सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, संविधान के हिसाब से 5 साल बाद ऑटोमेटिक आपको हटना ही पड़ेगा, तो जरूरी नहीं था, ठीक है। अब जैसे बिहार के चुनाव हुए हैं, तो क्या हुआ है, नीतीश कुमार ही दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, तो पहले क्या कर रहे हैं, वो रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, कुछ दिन बाकी हैं अभी 5 साल पूरे होने में, तो वो मुख्यमंत्री कब तक के लिए थे? 5 साल के लिए। अब वो क्या कर रहे हैं, पहले रिजाइन दे रहे हैं, फिर दोबारा से वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, चुनावों की जरूरत क्यों। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखो पीछे हमने क्या देखा, पीछे हमने देखा कि चुनाव क्यों, चुनाव क्यों, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें देखेंगे चुनावों की जरूरत ही क्यों पड़ती है, ठीक है, क्यों पड़ती है। देखो, मोटा मोटी मैं आपको बता देती हूँ, चुनावों की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि जनता को अच्छा शासक मिल सके, ठीक है। अगर चुनाव ना हो, तो अगर हमारे नसीब में बुरा शासक है तो हम पूरे जीवन उसको ही झेलेंगे, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग हैं, उनको वर्तमान प्रधानमंत्री पसंद नहीं है, अगर चुनाव ना हो तो वो भी उसको ही झेलेंगे, उनके बच्चे भी उसको ही झेलेंगे। चुनाव हो रहे हैं तो हर 5 साल बाद टेस्ट हो रहा है कि ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक से नहीं कर रहे हैं तो इनको हटाओ, ठीक से काम कर रहे हैं तो इन्हीं को हम प्रधानमंत्री के रूप में रख सकते हैं। हर 5 साल बाद टेस्ट हो रहा है ना, एक तरह से टेस्ट ही मान लो। चुनाव में तो हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है। तो चुनाव इसलिए जरूरी है ताकि जो शासन कर रहा है जनता के ऊपर, जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, यही तो शासन करते हैं। केंद्र में शासन कौन करता है, यानी कि पूरे भारत का शासन कौन देखता है? प्रधानमंत्री की देखरेख में काम चलता है। और अगर हम केवल एक स्टेट की बात करें, किसी भी 28 स्टेट है, 28 स्टेट में से किसी भी स्टेट के प्रशासन की बात करें तो कौन करता है? तो करता है राज्य सरकार, और राज्य सरकार में कौन है? मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अगर चुनाव नहीं होंगे तो वो स्थिर रहेंगे, मतलब पूरा जीवन वही रहेंगे मुख्यमंत्री, या पूरा जीवन वही रहेंगे प्रधानमंत्री। इसमें क्या होता है, अगर अच्छा शासक है, चुनाव नहीं हो रहे हैं तो अच्छी बात है, और देश की प्रगति करते हैं, ठीक है, जैसे चाइना की हो रही है, ठीक है, वहां वैसे चुनाव होते हैं नाम मात्र के,
लेकिन होते हैं, है ना। अब जैसे चाइना की प्रगति क्या है, हो रही है, लेकिन कई बार क्या होता है, बेकार शासक भी आ जाता है। जैसे जेलेंस्की, यूक्रेन का बिल्कुल कबाड़ा कर दिया जेलेंस्की ने, ठीक है। यूक्रेन, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, अगर पहले ही चुनाव हो जाते हैं या किसी भी तरह से ये जेलेंस्की हट जाए तो युद्ध आज बंद हो जाएगा। जेलेंस्की है इसलिए युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो चुनाव क्यों जरूरी है? चुनाव इसलिए जरूरी है कि हर 5 साल बाद ये टेस्ट हो सके कि ये शासक अच्छा काम कर रहा है या नहीं, और जनता को हमेशा उसकी पसंद का शासक मिले, ठीक है। हमेशा वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मिले जिसको जनता चाहती है ना। कई बार क्या होता है, वोट मांगने आए तो बिल्कुल हाथ जोड़कर आए हैं, ठीक है, कि हाथ जोड़कर हमें वोट दे दो, पैर छू लेंगे, सब कुछ कर लेंगे नेता लोग। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो गद्दी पे बैठते हैं, 2-3 साल उन्होंने ठीक से चला, फिर उनको गुमान हो जाता है। जैसे दिल्ली में एक सरकार थी, ठीक है, पहले उन्होंने बोला कि हम सबके लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दिल्ली का इतिहास बता रही हूँ मैं आपको, दिल्ली में ही रहते होगे आप। वोट मांग ली उन्होंने, ठीक है, वो मुख्यमंत्री बन गए, एक बार बन गए, फिर दूसरी बार भी बन गए, और दूसरी बार जब बन गए तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो हाई था, और उन्होंने जो जमीनी स्तर की चीजें थी उनको छोड़ दिया और अपना अच्छा-अच्छा काम करने लगे, अपने लिए एक कोठी बनवा ली, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, जो जनता के खिलाफ थी, ठीक है? तो ऐसा कई बार होता है कि जब आप वोट डालने जाते हो तब वो जो शासक होता है वो बहुत अच्छा है, ठीक है? बहुत अच्छा अपना दिखा रहा है जनता को कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। बाद में उसकी नीयत में भी खोट आने लगता है और वो सोचता है कि मैं नहीं कर रहा कुछ भी जनता के लिए। अब तो मैं अपने घर को डेकोरेट करूँगा, अपने यहाँ एसी लगाऊँगा, अपने यहाँ बढ़िया वॉशरूम वगैरह बहुत अच्छा-अच्छा बनाऊँगा। तो जनता तो देख रही है ना, जब चुनाव आएँगे, जब तुम जाओगे चुनाव में वोट माँगने तो कोई तुम्हें वोट नहीं देगा। और वही हुआ कि वो जो शासक थे, जो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, वो फिर पद से हट गए। अब हाल-फिलहाल में बीजेपी की सरकार चल रही है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जनता को अपनी पसंद का नेता मिल जाता है। अब देखते हैं चुनाव क्यों ज़रूरी है, एनसीईआरटी क्या कह रही है इस पर, ठीक है? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। नियमित अंतराल मतलब हर 5 साल बाद होते हैं हमारे यहाँ। नियमित माने हर 5 साल बाद होने ही है, ठीक है? एक नियम बना हुआ है कि इस डिस्टेंस में यानी कि हर 5 साल में चुनाव होने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट है, इसमें दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे ही हैं जहाँ प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम भी यह जानते हैं कि अनेक देशों में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ भी चुनाव होते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं है पर वहाँ भी चुनाव होते हैं। आप कहेंगे लोकतंत्र नहीं है, चुनाव कैसे हो रहा है? देखो, इंग्लैंड लोकतंत्र देश नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या है, राजा का बेटा ही राजा बनता है ना? लेकिन कुछ पद ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे चुने जाते हैं जो चुनाव के ज़रिए आते हैं। जैसे इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, वो वंशानुगत है, ठीक है? तो वो अगर हम देखें, तो वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है इंग्लैंड, लेकिन फिर भी वहाँ क्या होते हैं, वहाँ चुनाव होते हैं। चाइना को भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ नहीं है। क्या है, एक ही राजनीतिक पार्टी है और वहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है चुनने के लिए, मतलब एक तरह से एक ही पार्टी की सरकार चलती है वहाँ, ठीक है? तो उसको हम पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ भी चुनाव होते हैं, ठीक है? उत्तरी कोरिया में भी चुनाव होते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ चुनाव होते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। जनता को भी पता है कि हमें इसी को वोट डालना है, अगर हमने इसको वोट नहीं डाला तो ये कैसे भी निकलवा लेगा कि हमने इसको वोट नहीं डाला है और फिर बाद में ये हमें शूट कर देगा, ठीक है? तो ऐसा होता है। पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। हम ऐसे लोकतंत्र को देख रहे हैं जिसमें चुनाव नहीं होंगे, ठीक है? अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठकर सारे मिल-जुल कर बात कर लें, देखो इसमें ये बोला गया है कि लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि जो भी डिसीज़न लिए जा रहे हैं, जो विकास के डिसीज़न हैं या रोज़गार देने के डिसीज़न हैं या सबको शिक्षा दे दो, सबको ये कर दो, मतलब जनता की भलाई के लिए जो भी डिसीज़न लिए जा रहे हैं, उसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए। और हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो सबको कैसे बिठा लेंगे एक साथ? भई, तुम्हारे लिए हम ये योजना बना रहे हैं, तुम सब लोग बैठ जाओ, हम बात करते हैं। तो ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि लोग ही बहुत हैं। इस तरह का जो लोकतंत्र है, बिना चुनाव वाला लोकतंत्र कहाँ चल सकता है? ऑफ़िस में चल सकता है। कैसे चल सकता है? ऑफ़िस के सभी लोगों को बैठा लो, हाँ भाई, हम ये सोच रहे हैं कि इतना बजट है हमारा आपके ऊपर खर्च करने के लिए, आप बताओ कि 4 कूलर खरीद लिए जाएँ या 1 एसी लगा लिया जाए, गर्मियों से बचने के लिए, ठीक है? या फिर हम उनको ये बोल सकते हैं कि हमारा इतना बजट है, अब आप बताओ दोपहर में आप चाय समोसा लेंगे डेली या चाय मट्ठी लेंगे या फिर आपके लिए कोई फल-वल की सुविधा करी जाए। तो सब लोग बैठे हैं, अपना-अपना डिसीज़न वो सुना रहे हैं, ठीक है? उस हिसाब से ही उनको खाने को दिया जाएगा। तो उसमें ये भी एक तरह का क्या है, लोकतंत्र है। अब जैसे आपकी ही क्लास में है, ठीक है? टीचर ने बच्चे बैठा लिए सारे। अब टीचर पूछ रही है बच्चों से कि देखो भाई, ये वाले चैप्टर जो है ईज़ी हैं, ये टफ है। बताओ सबसे पहले कौन-सा पढ़ना है आपको?
तो आप बता सकते हो, या फिर आपसे पूछकर टाइम टेबल बना लिया जाए कि सब बच्चों को बैठा लो, टीचर भी बैठे और बच्चों से पूछा जा रहा है कि बताओ पहले पीरियड में आप क्या पढ़ना चाहते हो, मैथ पढ़ना चाहते हो, हिंदी पढ़ना चाहते हो या कुछ और पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह का प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चुनाव करने की जरूरत नहीं है, सारे बैठा लिए मिलजुल कर फैसला ले रहे हैं, टीचर भी सजेशन दे रहा है, बच्चे भी देख रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, आपके घर में भी तो लोकतंत्र चलता है। क्या होता है, जब भी पापा कुछ काम कर रहे होते हैं या मम्मी कुछ कर रही होती हैं, कई बार खाने के लिए पूछा जाता है, हाँ भाई क्या खाओगे, आपसे पूछा जाता है ना, ऐसे थोड़ी ना कि आप पर्ची बना के दे दी जाती है कि बताओ जिसकी ज्यादा वोट आएंगी वही जीतेगा, ऐसे थोड़ी ना। मम्मी क्या करती हैं, आप सबसे पूछती हैं कि क्या बनाना है, आपकी पसंद का फिर खाना बनाया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से लोकतंत्र है ना, कि सबके विचारों का सम्मान किया जा रहा है। लेकिन ये जो चीज है कि सबका विचारों का सम्मान करना या सबकी बात मानना या सबकी बात सुनने जैसी चीज जो है वो देश के लेवल पर नहीं हो सकती, क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, इसलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र में चुनाव होते हैं। इस पैरा में बिल्कुल सारी चीज यही लिखी गई थी। नेक्स्ट पैरा में हम देखते हैं क्या लिखा है, चुनाव के बिना भी लोकतंत्र ढंग से प्रतिनिधि चुनाव, कैसे जाम हो गया पता नहीं है कि क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है। देखो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। चुनाव के बिना अगर कुछ भी तरीके से प्रतिनिधियों को चुना जाएगा, यानी कि नेताओं को चुना जाएगा, यानी कि एमएलए एमपी को चुना जाएगा, तो धांधली होगी ही होगी। ठीक है, तो बिना चुनाव के ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो, किसे किसे ज्यादा अनुभव और किसे ज्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। पर मान लें कि लोग मिले जुले इन परेशानियों को दूर कर लेंगे, स्पष्ट है कि फिर भी ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। यानी कि ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढ लिया जाए कि इनको ज्यादा अनुभव है, चलो इनको नेता बना लेते हैं या इनको शासक बना लेते हैं। ठीक है, तो फिर चुनाव की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन वो तरीका गलत रहेगा। ठीक है, अगर हम अनुभव के आधार पर रख दें तो भी चीटिंग होने की पूरी संभावना है, और अगर हम डिग्रियों के आधार पर रख दें कि इतनी इतनी डिग्रियां होनी चाहिए और तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो, मतलब एक तरह से नौकरी जैसा। नौकरी के लिए क्या होता है, अब जैसे आपको बीएड के बाद सीटेट क्लियर करना है, और सीटेट क्लियर होने के बाद क्या होगा, आप बन जाएंगे टीचर। ठीक है, तो आपको टीचर बनने के लिए क्या करना है, आपको टीचर बनने के लिए केवल और केवल करना है कि आपको सीटेट क्लियर करना है। ठीक है, एग्जाम देंगे और बन जाएंगे। तो ऐसा मतलब अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चुनाव का जो महत्व है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, लेकिन क्या फिर हम व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं, हम कैसे पता करेंगे कि लोगों को प्रतिनिधि पसंद है या नहीं। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम अनुभव के आधार पर किसी को नेता मान लेते हैं, या हम किसी को नेता इसलिए मान लेते हैं कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसमें ज्यादा ज्ञान है, तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है इसको जनता पसंद कर रही है या नहीं कर रही। जनता पसंद कर रही है, ये कैसे पता चलेगा, चुनाव से पता चलेगा। जिसकी ज्यादा वोट उसको जनता ज्यादा पसंद कर रही है, जिसकी कम वोट उसको जनता कम पसंद कर रही है, जिसको ज्यादा पसंद कर रही है उसको शासक बनाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें है, लोगों को पसंद ना हो तो वे पद पर ना बने रहें। ठीक है, मतलब जो लोगों को पसंद नहीं है, चाहे उनके पास अनुभव ज्यादा है या ज्ञान ज्यादा है, लेकिन उनको फिर शासक नहीं बनना चाहिए, जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकें। इस व्यवस्था का नाम ही क्या है, चुनाव है। चुनाव के जरिए जनता क्या करती है, अपनी मनपसंद का शासक चुनती है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह के चुनाव करते हैं। कौन कौन से चुनाव करते हैं मतदाता, देखो जब चुनाव होता है तो कौन कौन से फायदे हैं, एक तरह से हम ये बात कर रहे हैं किसको, मतदाताओं को। मतदाता कौन होते हैं, जो वोट डालने जाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे वोट कौन कौन डाल सकता है, क्या उम्र होनी चाहिए, क्या उसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, नेक्स्ट है, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव क्या है, चुनाव वो है कि चुनाव के जरिए हम क्या चुनते हैं, हम उसको चुनते हैं जो हमारे ऊपर शासन करेगा। ठीक है, जो हमारे लिए अच्छे फैसले लेगा, जिससे हमारा विकास होगा। नेक्स्ट है, इसमें सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें वे सरकार और उनके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि चुनाव हाँ क्यों होना चाहिए। ठीक है, ये बात थी ना, ऊपर वाली हेडिंग क्या थी, चुनाव क्यों होना चाहिए। तो पहला है कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है ये क्वेश्चन कि चुनाव क्यों होने चाहिए, तो आप पॉइंट 1 में लिखेंगे कि वे अपने लिए कानून बनाने वाले का, यानी कि जो उनके लिए कानून बनाएगा उसका चुनाव कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि
वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि जब वो चुनाव करेंगे, चुनाव माने चुनना, ठीक है, जब वो अपने नेता को चुनेंगे तो वो ध्यान रखेंगे कि इसकी विचारधारा क्या है। जैसे कुछ पार्टियों की विचारधारा क्या है कि गरीबों को सपोर्ट करते हैं, कुछ पार्टियों की विचारधारा है कि SC-ST को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कुछ पार्टियों की विचारधारा है कि महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। तो जब आप वोट डालने जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इस पार्टी को वोट देनी है क्योंकि हम अपने समाज में या अपने देश में इन चेंजेस को चाहते हैं, ठीक है, और वो पहले से पता होता है कि किसकी क्या मेंटेलिटी है ना। और नारे भी लगाए जाते हैं चुनाव के दौरान, जैसे बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, ठीक है, कांग्रेस का अलग नारा है, BSP का अलग नारा है, तो हर पार्टी का अलग अलग नारा होता है। इससे हमें पता चलता है कि पार्टी की विचारधारा क्या है, ठीक है। अभी देखो, आप अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी की विचारधारा क्या है। देखो, जो लोग इन चीजों मतलब डेली न्यूज देखते हैं उनको पता रहता है कि किस तरह से चीजें हो रही हैं, ठीक है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं सोचती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जूम करके पढ़ाया जाए ताकि जिनके पास छोटे फोन हैं उनको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इस चीज का मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट इसमें दे रखा है चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार क्या है, यानी कि किस तरह का चुनाव होना चाहिए जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत बने, ठीक है। किस तरह का चुनाव होना चाहिए, पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हर 5 साल में चुनाव हो जाना चाहिए। दूसरा, सभी लोगों को चुनाव में खड़े होने की अनुमति होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि इस जाति के लोग ही खड़े होंगे, इस धर्म के लोग ही खड़े होंगे, या फिर वही लोग चुनाव या नेता बन सकते हैं जिनके पास इतने सारे करोड़ रुपए हों, है ना। वही लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं, यानी कि वही लोग नेता बन सकते हैं जो गोरे हैं, सुंदर हैं, या फिर जो काले हैं, जो मोटे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए लोकतंत्र में, कोई भी व्यक्ति नेता बन सकता है, बस शर्त क्या होनी चाहिए, जिसको जनता पसंद करती है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं चुनाव कई तरह के हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंग्लैंड में भी चुनाव होते हैं जबकि वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। सो चुनाव लोकतांत्रिक हुए इससे जांचने के लिए हमारे पास क्या पैमाने हैं। हमने अभ्यास 1 में, यानी कि हमने चैप्टर 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मानते, ठीक है। जैसे चाइना, जैसे सऊदी अरेबिया, वहां क्या है, वहां बहुत सारी पार्टियां नहीं है चुनने के लिए, एक ही पार्टी है। जब तुम्हें पता है कि इसी पार्टी को वोट देना है तो फिर काय बात का वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो वहां है ना कि जहां जनता खुद छांटे, या छांटने की अनुमति नहीं है फिर क्या है, तो बेकार है, वो लोकतंत्र है ही नहीं। जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह में क्या है, कुछ कंट्रीज में ऐसा है, मुस्लिम कंट्रीज में, कि वहां लड़कियां वोट नहीं डाल सकती, केवल लड़के ही वोट डालेंगे। तो फिर हम उनको लोकतंत्र कैसे मान सकते हैं कि देश की, अब भाई किसी भी देश में आधी लड़कियां होंगी आधे लड़के होंगे, ये तो आप मानते ही है ना। हद करके क्या मान लो आप, अगर लड़कियों की कमी हुई है तो 40% लड़कियां होंगी, 60% लड़के होंगे। इससे ज्यादा तो कमी नहीं होती किसी देश में, 2-4% की कमी होती है, चलो मैंने 10% की मान ली, ठीक है। 40% लड़कियों से ये पूछा ही नहीं जा रहा है कि तुम्हारा शासक कौन होना चाहिए, तुम्हारे लिए कैसे फैसले लिए जाने चाहिए, क्योंकि वो लड़कियां वहां वोट नहीं डालती हैं, वहां की महिला वोट नहीं डालती हैं, इसलिए उनके लिए कोई कानून बनते नहीं है। उनके लिए वही 2-3 हजार साल पहले जो किताबों में कानून लिखे हुए हैं, उनकी धर्म की किताबों में कानून लिखे हुए हैं, उन लड़कियों के साथ वैसे ही कानून चले आ रहे हैं, ठीक है। उनके जो कानून है उसमें मॉडिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका मत है ही नहीं, उनकी आवाज ही नहीं है, ना वो शासिका बन पा रही है, ना अपनी आवाज वो वहां तक कह पा रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वहां पर लड़कियों की हालत बहुत ही खराब है। तो लोकतंत्र हम कहाँ मानेंगे, लोकतंत्र हम वहां मानेंगे जहां 100 लोग रह रहे हैं मान लो एक देश में, और 100 की 100 लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार है, तभी तो पता चलेगा ना। अब मान लो वहां पर क्या है कि 100 लोग रह रहे हैं जिसमें से 50 लड़कियां हैं, 50 लड़के हैं, ठीक है। उसमें भी उन्होंने कंडीशन लगा रखी है 50 लड़कों में कि ये वोट डाल सकते हैं, ये नहीं डाल सकते, ठीक है। तो उसमें से भी मान लो 10 लोग ऐसे ही निकल गए, 10 लोगों का मन नहीं था वोट डालने का, या कुछ कुछ काम से वो बाहर गए। कितने लोगों ने वोट डाला, 30 लोगों ने वोट डाला। 100 लोगों में से केवल 30 लोगों ने वोट डाला। अब 30 में से भी डिवाइड होगा कि जिसकी वोट ज्यादा आएंगी वो नेता चुना जाएगा। तो कितनी गड़बड़ है कि 10-15% लोग ही चुन रहे हैं कि उनका शासक कौन होएगा। तो इसको आप लोकतंत्र नहीं मान सकते, ठीक है। अब देखो एक और चीज हमारे यहाँ चल रही है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है कि बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डाला जाए। क्यों डाले जाए, क्योंकि अगर मान लो हमारे देश की जो जनसंख्या है, मान लो वो 100 है, ठीक है। अभी वोट कितने डालते हैं, बहुत ज्यादा वोट डालने जाए लोग तो 70% वोट डालते हैं बस,
70% तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिए हैं, 50-60% ही वोट डालते हैं। यानी कि जितने लोगों को वोट डालना चाहिए उससे आधे या आधे से थोड़े ज्यादा ही वोट डालते हैं, कुछ लोग वोट नहीं डालते। अब जो लोग वोट नहीं डालते वो भी तो इसी देश के नागरिक है ना, उनको भी तो कोई शासक चाहिए ना, उनको भी तो रोड चाहिए, उनको भी तो स्कूल चाहिए, उनको भी तो हॉस्पिटल चाहिए, तो सुविधा सारी चाहिए। लेकिन आप वोट ही डालना नहीं चाहते हो, आप उस दिन जाना ही नहीं चाहते। तो कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है, हॉस्पिटल में है, कुछ और है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप वोट डालने जाओ, ताकि आप चुन सको कि आपका नेता कौन होना चाहिए, ये आपके हाथ में है। आप मान लो इसमें से अब 30 लोग नहीं जा रहे हैं ना वोट डालने, 30 की 30 चाहते थे कि बीजेपी को हमें अपना नेता बनाना है, ठीक है, ये बनना चाहिए, ठीक है, न्यूज देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, भाई बीजेपी जीत रही है, लेकिन वोट डालने नहीं गए। दूसरी पार्टी को जो पसंद कर रहे थे वो लगभग पसंद कर रहे थे इन 70% इन 70 में से कौन कितने लोग पसंद कर रहे थे, 40 लोग पसंद कर रहे थे, ठीक है। तो ये जितने लोग पसंद कर रहे थे 40 की 40 ने वोट डाल दी, यहाँ पे 30 तो पहले ही हट गए, तो कितने रह गए, 30, है ना। अब देखो यहाँ पे 30 रह गए, और जो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे थे वो कितने हो गए, 40 हो गए, और यहाँ पे कितने रह गए, 30 रह गए। इन 30 ने वोट नहीं डाली, चाहते थे ये कि बीजेपी की सरकार आए, लेकिन आलसी लोग हैं, वोट नहीं डाली इन्होंने। वोट नहीं डाली तो कौन सी पार्टी बन गई, जो दूसरी पार्टी 40 नंबर लेके आई है वो बन गई। बीजेपी को चाहने वाले होने के बाद भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी, क्योंकि अगर ये 30 भी डालते और ये 30 भी डालते तो 60 हो जाती, तो ये जीत जाती। लेकिन वोट ही 70 पड़ी, 70 में से 40 अपोजिट पार्टी की पड़ गई। तो इसलिए वोट डालना जरूरी है, ताकि अच्छे और सही शासक का चुनाव हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि देश में चुनाव के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहां सीखे, सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों का पर अपनी बात शुरू करें। मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये आंसर है किस चीज का, कि हम किस आधार पर मानेंगे कि देश में लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट है, देखो अगर क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा जाए, क्या पूछा जाए, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है, तो आप पॉइंट 1 से लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। पॉइंट 1 क्या है, पॉइंट 1 है पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर व्यक्ति किसी ना किसी मत अधिकार हो और हर किसी के पास मत का मूल्य समान हो, यानी कि एक आदमी एक वोट, चाहे महिला है या पुरुष है। हमारे यहाँ क्या है, 18 साल से ऊपर के सभी लोग वोट डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ महिला भी डाल सकती हैं, पुरुष भी डाल सकते हैं, ठीक है, बुढ़े भी डाल सकते हैं, जवान भी डाल सकते हैं, पर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ क्या है कि महिलाओं की वोट भी एक में काउंट होती है, पुरुषों की वोट भी एक में काउंट होती है। कुछ देशों में क्या है कि महिलाओं की वोट आधे में काउंट होती है, यानी कि 2 महिलाओं की बराबर एक वोट और एक पुरुष बराबर एक वोट। अब देखो कैसे आप इसको लोकतंत्र बोलोगे, ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ ना, कि भाई उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देंगे, लेकिन 2 महिलाओं बराबर एक वोट मानी जाएगी। हो रहा है बहुत सारे देशों में, अभी नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे, मैंने 10th क्लास में पढ़ाया है ये, कि ऐसा भी होता है। कई बार क्या होता है, जैसे भारत के लोग श्रीलंका में जाके बस गए हैं, तो श्रीलंका के जो नागरिक हैं उसमें उनके एक आदमी की एक वोट काउंट होगी, लेकिन जो लोग भारत से गए हुए हैं वो 2 आदमी बराबर एक वोट काउंट होगी, ठीक है। कई 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 जगह तो तीन तीन आदमी के बराबर एक वोट काउंट हो रही है, ठीक है। यानी कि कुछ तबकों के लिए तो ये नियम है और कुछ तबकों के लिए एक के बराबर एक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर लोकतांत्रिक देश है तो हर व्यक्ति की एक वोट होनी चाहिए और उसका मूल्य कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। दूसरा चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियां और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी की सरकार चल रही है, जैसे चीन में चल रही है, ठीक है, वहां क्या है, ऑप्शन नहीं है जनता के पास, इसी पार्टी की इसी विचारधारा को आपको वोट डालनी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2-3 लोग तो खड़े होने ही चाहिए जिनको हम वोट डाल के आए। भाई चुनाव माने होता है छांटना, चुनना, तो चुनने के लिए 3-4 लोग होंगे, उनमें से ही तो एक चुनेंगे। कि एक आदमी खड़ा है और आपसे कहा जाए कि लो भाई चुन लो, ये खड़ा है, इसको क्या चुन ले, ये तो एक ही है, इसको ही वोट डालनी है, तो फिर चुनना क्या है इसमें, चुनने का मतलब होता है 3-4 है उसमें से एक चुनेंगे, है ना। तो ये विकल्प यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलते रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। जैसे हमारे देश में क्या होता है, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। कई जगह क्या होता है कि मूड नहीं है, पैसे खत्म हो गए, चुनाव नहीं हो रहे अब, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। 5 साल मतलब 5 साल, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें
ठीक है, वोट डालने का सबसे पहले उन्होंने बोला कि वोट डालने का अधिकार सबको होना चाहिए। दूसरे नंबर पर उन्होंने बोला कि एक वोट का मूल्य एक होना चाहिए। तीसरे नंबर पर उन्होंने बोला कि व्यक्तियों जो भी मतदाता हैं, जो भी चुन रहे हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, विकल्प होने चाहिए कि 2-3 लोग हों, उनमें से वो एक चुने। ठीक है, कई सारी पार्टियां होनी चाहिए। ठीक है, उसमें से वो देखेंगे कि हमें किस विचारधारा की पार्टी की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन होनी चाहिए चुनाव के दौरान। नेक्स्ट इसमें है चौथा। अच्छा, चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। ये पता नहीं क्या हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। हाँ, नेक्स्ट है पांचवा। पांच है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी अच्छे से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ठीक है, निष्पक्ष और का मतलब है कि बिल्कुल ईमानदारी होनी चाहिए, है ना। जहां वोट डालने जा रहे हैं वहां बिल्कुल ईमानदारी होनी चाहिए, चेकिंग बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वोट डालने गए, आपसे पहले ही सब आपकी वोट पड़ चुकी है। क्या हुआ, धांधली हो गई, कुछ लोगों ने पैसे देकर वोट डाल दी ज्यादा। ठीक है, दूसरी पार्टी को जिताने के लिए। उनको पता है कि इस एरिया में सारे के सारे कौन से हैं, बी पार्टी के लोग रह रहे हैं, मतलब बी पार्टी को वोट देंगे। तो ए पार्टी क्या है, धवल है, पैसे वाली है, उसने क्या किया, वहां पोलिंग बूथ पर उन सभी लोगों को खरीद लिया और आपके वोट डालने से पहले ही ए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबकी वोट डाल दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें ये शर्त बहुत आसान और सरल लग सकती है, लेकिन अनेक देशों में ऐसा है जहां चुनाव में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। ठीक है, अपने देश में भी है। पश्चिम बंगाल में बहुत मुश्किल है ये चुनाव करवाना। जब चुनाव होंगे तो वहां गोली चलती ही चलती है, कंपलसरी है ये। ठीक है, क्योंकि वहां जो लोग हैं वो दबंग टाइप के हैं, उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। कई कई जगह तो ऐसा देखा गया कि चुनाव हुआ, वोट डली तो हिंसा हुई, वोट डल गई, खत्म हो गया। जब वोट खुली तो जो आदमी हारा उसने क्या किया, दंगे भड़का दिए। ऐसी भी वारदात कई जगह सुनने को मिलती है भारत में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्त लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनाव लोकतांत्रिक कहे जा सकते हैं या नहीं। देखो, बिल्कुल कहे जा सकते हैं। अभी हम पढ़ के भी बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 100% हम अपने देश के चुनावों को क्या बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक बोल सकते हैं, क्योंकि वो सारी खूबियां हैं हमारे यहाँ के चुनावों में जो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो आपस में जो लड़ती रहती हैं वो ठीक है या गलत है। बिल्कुल ठीक है। एक क्षेत्र से 4-5 लोग खड़े होंगे, ठीक है, और सब लोग चाहते हैं कि हम यहाँ के शासक बने, यानी कि हम एमएलए या एमपी बने। तो वो बोलेंगे कि वो वाला तो खराब है, वो कुछ नहीं करेगा, ए जो है वो कुछ भी आपका विकास नहीं करेगा, आप मुझे वोट दो। बी कह रहा है मुझे दो। सी बोल रहा है कि बी, ए और बी तो जंगल राज लेके आ जाएंगे, इसको वोट मत दो, मुझे वोट दो। सी वाला ये कह रहा है। ये इनकी बुराई करते हैं, ये इनकी बुराई करते हैं, कंपटीशन रहता है। ये कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपए देंगे लड़कियों को, ठीक है, ये कह रहे हैं हम 10,000 प्लस फ्रिज भी देंगे। सी वाला कह रहा है 10,000 फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, हम तीनों चीज देंगे, हमें जितवा दो। ठीक है, तो एक उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ, टीवी आज तक बटे नहीं है, पर हाँ 10-10 हजार तो खूब बट रहे हैं। ठीक है, अपने दिल्ली में बट रहे हैं पैसे, मध्य प्रदेश में महिलाओं को दिए जा रहे हैं, गरीब महिलाओं को, और बिहार में भी गरीब महिलाओं को दिए जा रहे हैं पैसे। ठीक है, और वहां दिए जा चुके हैं, एक बार की किस्त आ भी गई है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ये कंपटीशन चल रहा है। नेता अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए कोई बोलेंगे कि इतने सारे कॉलेज खुलवा देंगे, कोई बोलेंगे हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, इतनी सारी सुविधा देंगे आपको, आप हमें वोट दीजिए। और जनता देखती रहती है चुपचाप कि भाई हम ये देखेंगे लास्ट में कि कौन ज्यादा पैसे खर्च करेगा, कौन ज्यादा विकास करेगा, हम उसको ही वोट देंगे। ठीक है, तो फिर जनता भी अपना दाव खेलती है, चुप बैठी रहती है, सबकी रैलियों में जाती है, जो भी चाय नाश्ता करा रहा है सबका खा लेती है जनता, और वोट उसको ही देती है जिसको उसका मन करता है। ठीक है, ऐसा कई बार होता है। तो इन्होंने बोला है कि ये प्रतिद्वंदिता जो है, ये जो आपस में गाली गलौज कर रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं या आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि ये इतना फ्री दे रहा है हम इससे ज्यादा फ्री देंगे, ठीक है, आप हमें चुनो, ये चीज अच्छी है या बुरी है। देखो, ये चीज तो बुरी है, लेकिन कंपटीशन होना जरूरी है ना। क्यों जरूरी है कि कंपटीशन में ही सही जनता का तो भला हो ही रहा है। अब यहाँ एक आदमी बस 10,000 दे रहा था, या 10,000 वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, टीवी सब मिल रहा है, तो ये ठीक है ना। जैसे पहले यूपी में चुनाव होते थे, हमसे मतलब जिस साल मैंने 10th करी थी उससे पहले चुनाव हुए। ठीक है, तो नारा लगाया गया कि अगर जो लड़की फर्स्ट आएगी उसको हम 20,000 रुपए देंगे, या ठीक है, तो वोट डली, 20,000 रुपए लड़कियों के अकाउंट में आ गए। उसके अगले साल
आया कि जो लड़कियां पास हो जाएंगी 10th में 12th में, उनको हम 20,000 देंगे। तो इस करके लोगों ने वोट दी बड़ी संख्या में और लड़कियों का फायदा हुआ। तो इस तरह के कंपटीशन से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फायदा भी हो रहा है ना, जनता को तो फायदा हो ही रहा है, और ऊपर से जनता को पता चल रहा है कि जो उनका ज्यादा अच्छे से काम करेगा हम उसको चुनेंगे। ठीक है, जनता कोई भोली भाली नहीं है, जनता भी बहुत तेज है। नेक्स्ट है, इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिताओं यानी कंपटीशन या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह के रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता निर्वाचित क्षेत्र में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता ना रहे तो चुनाव बेईमान हो जाएंगे। देखो क्या होता है, जब कोई भी चुनाव होता है, ठीक है, इस पैरा का मैं मतलब आपको समझाना चाहती हूँ, इतनी देर में ये रिफ्रेश हो जाएगा। जब कोई भी चुनाव होता है तो उस चुनाव में क्या होता है, उस चुनाव मतलब जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, माने इस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, ठीक है, मान लो, तो इसको क्या करते हैं हम, कई सारे क्षेत्रों में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे एक ये राज्य है, इस राज्य को हमने क्या किया, बहुत सारे क्षेत्रों में बांट दिया। ये जो बांटते हैं ना, जनसंख्या के हिसाब से बांटते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया है, आपके बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, अभी हम देखेंगे। तो उसको क्या करते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे ऐसे करके बांट देते हैं, उनको बोलते हैं निर्वाचित क्षेत्र। यानी कि इतने सारे लोग जो इस एरिया में रह रहे हैं वो इन तीनों में से किसी एक को चुनेंगे। ठीक है, 3-4 जितने भी व्यक्ति खड़े होंगे या जितने भी व्यक्ति नेता बनना चाहते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें से 2, 3, 4, 5 जितने भी खड़े होना है, ये यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं इन चारों को वोट देंगे। तो ऐसे करके निर्धारित हो जाता है। तो अगर प्रतिद्वंदिता ना हो, कंपटीशन ना हो, तो यहाँ ये क्या होगा, एक आदमी ही खड़ा होगा, तो फिर चुनेंगे किसको, उसी आदमी को चुनेंगे। तो फिर काय बात का चुनाव हो रहा है, चुनाव होने के लिए क्या होना जरूरी है, एक से अधिक व्यक्ति होने जरूरी है एक निर्वाचित क्षेत्र में। ठीक है, निर्वाचित क्षेत्र आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं अभी देखती हूँ कहाँ दे रखा है उसका चित्र, आपकी ही बुक में दे रखा है। निर्वाचित क्षेत्र देखो ये है, जैसे यहाँ पर ये मैप दिखाया गया है कर्नाटक का। ठीक है, किसका दिखाया गया, कर्नाटक का। अब देखो कर्नाटक को इन्होंने इतने सारे भागों में डिवाइड कर रखा है, और हर क्षेत्र का क्या है, एक सीट मानी गई है। ठीक है, एक क्षेत्र की मतलब एक कलर की एक सीट मानी गई है। मान लो जैसे इन्होंने यहाँ पर दिखाया है, ये वाला कलर दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 3-4 लोग वोट मांगने आएंगे आपके यहाँ, और आपको जो अच्छा लगे आप उसको देना, जिसकी वोट ज्यादा ही वो ही यहाँ का MP बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर है। तो इसको क्या बोला गया है, इस एक एरिया को, ठीक है, इन सभी एरिया को क्या बोला जाएगा, अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र बोला जाएगा। यानी कि इस निर्वाचित क्षेत्र के लिए कितने लोग खड़े हैं, मान लो 4 लोग खड़े हैं। ठीक है, 4 में से आपको एक को चुनना है। इस निर्वाचित क्षेत्र में कितने लोग खड़े हैं, 2 लोग खड़े हैं, 2 में से एक को चुनना है। इस निर्वाचित क्षेत्र में कितने लोग खड़े हैं, मान लो 3 लोग खड़े हैं, तो 3 में से आपको एक चुनना है। यानी कि एरिया वाइज बांट देते हैं। ठीक है, और ये एरिया कैसे बांटे जाते हैं, ये एरिया बांटे जाते हैं जनसंख्या के हिसाब से। 2-2.5 लाख जनसंख्या जितने एरिया के बीच में आएगी, उस एरिया की वोट इस आदमी को देनी है। ठीक है, उसको सीट बोलते हैं या उसको निर्वाचित क्षेत्र बोलते हैं। इसमें हम देखो, आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बार बार ये बंद हो जा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसमें निर्वाचित क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया कि निर्वाचित क्षेत्र क्या होता है। इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता ना रहे तो चुनाव कैसे हो जाएंगे, बेईमानी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है, लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज है, हाँ बिल्कुल अच्छी चीज है। 4-5 खड़े होंगे तभी उसमें से एक चुनेंगे तो ठीक रहेगा। चुनावी प्रतिद्वंदियों में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखाई देते हैं, इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या है कि हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई तो लुभा रहा है कि हम मजदूरों के लिए ये कर देंगे, कोई कह रहा है हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे, तो घर में ही आपस में लड़ाई हो रही है। क्या लड़ाई हो रही है कि महिला कह रही है कि आप इसको वोट दो क्योंकि ये हमें 10,000 रुपए देगा, पुरुष कह रहे हैं कि आप इसको वोट दो क्योंकि ये हमें रोजगार देगा। तो घरों में ही आपस में बंटवारे हो रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत भी है। नेक्स्ट है, इसे हर बस्ती हर घर मतलब इस तरह से बांट दिया जाता है। इलाकों में भी बढ़ जाते हैं, कैसे बढ़ जाते हैं, जाति और धर्मों में बढ़ जाते हैं कि कोई नेता किसी जाति के अच्छे के लिए बोल रहा है तो दूसरी जाति के लोग उससे नाराज हो जाएंगे, और दूसरी जाति के लोग कहेंगे कि इसको वोट मत डालो, नहीं तो ये अगर सत्ता में आया तो ये तो इस जाति को ही लाभ पहुंचाएगा, हमको तो नहीं पहुंचाएगा। जब हमको कोई लाभ मिलना ही नहीं है तो हम क्यों इसको वोट डालें। तो क्या होता है, जाति और धर्म में बढ़ जाते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ ऐसा आम बात है, देखने को आम है ये चीज कि जातियों के हिसाब से वोट डालते हैं। ठीक है, ये पंडित हैं तो इस जाति को वोट डालेंगे, SC OBC हैं तो इस जाति को वोट डालेंगे, और सबको पता है कि कौन सी कैटेगरी के लोग किसको वोट डालते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी पता है ये चीज। तो
इस तरह से बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये पार्टी जीती तो इस जाति के लिए अच्छा करेगी। तो यहीं पे ये बात बोली जा रही है कि इस पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है, पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से जो हमारा देश है, जो हमारा समाज है, वो कई सारी चीजों में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो चीज है ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट है इसमें आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टी और उम्मीदवार जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को अपनाना नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग इन कारणों से चुनावी मुकाबले में उतर ही नहीं पाते हैं। आपने सुना होगा कि आपके मम्मी-पापा क्या चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, ठीक है? कुछ भी बने, राजनेता ना बने। क्योंकि उनको पता है कि अगर आप राजनेता बनेंगे, तो ये क्या है, एक तरह का दलदल है। अगर आप इसमें घुसोगे तो आपको आपके भी कपड़े क्या हो जाएँगे, खराब हो जाएँगे। यानी कि आप भी करप्ट हो जाओगे, ठीक है? जैसे एक धारणा बनी हुई है हमारे देश में पुलिस वालों के लिए, जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो ईमानदार घर के लोग होते हैं। सभी ईमानदार हैं भई, ठीक है? जिसको मौका नहीं मिल रहा, वो सब ईमानदार है। चोरी करने का, घूस लेने का जिसको मौका नहीं मिल रहा वो सब ईमानदार है। जब वो एक पद पर बैठ जाते हैं तो उनकी छवि एकदम से खराब हो जाती है। होते नहीं है, होते मुश्किल से 10-20% हैं, 80% लोग सही होते हैं, लेकिन जो 20% की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो समाज में क्या फैल जाता है कि भई ये जो पद है ये बेकार है। तो इस पद के लिए अप्लाई नहीं करना। उसी तरह से राजनीति में ये जो आपस में लड़ाई होती रहती है, इसकी वजह से कुछ अच्छे लोग, ईमानदार लोग, शरीफ लोग जो वाक़ई में देश का कुछ भला कर सकते हैं, वो राजनीति में नहीं आते हैं। ठीक है? और ये बात सही है कि अच्छे लोगों के लिए ये राजनीति नहीं होती है। मतलब राजनीति बनी ही नहीं है। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं को संविधान निर्माता मतलब जो लोग हमारे देश का संविधान बना रहे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ तो हमारे संविधान में लिखी है कि किस तरह से चुनाव होगा, कितने समय अंतराल पर होगा, कौन-कौन चुनाव में वोट डाल सकता है, कौन चुनाव के लिए खड़ा होगा। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, यानी कि उनको पता था इस तरह की चीज़ें होंगी, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुफ्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। फिर भी उनको पता था कि ये सारी चीज़ें होंगी, अगर इस तरह के चुनाव होंगे, तो आपस में नेता लड़ेंगे, आपस में नेता होड़ में फिर चीज़ें बाँटेंगे, जैसे आजकल बाँट रही जा रही है हर चुनाव में, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, ये चुनाव प्रक्रिया ऐसी ही होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकाल रूप से यही व्यवस्था सबसे बेहतर है और यही सबसे आदर्श मानी जाती है, ठीक है? नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं हम, एक मिनट, कि लोगों का हित किन किन चीज़ों में है और ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। देखो जितने भी लोग नेता बनना चाहते हैं, वो क्यों आ रहे हैं राजनीति में? कहीं न कहीं वो इसलिए आ रहे हैं कि हमें जनता की सेवा करनी है। उनके ऊपर प्रेशर है, चाहे उनका मन नहीं है सेवा करने का, लेकिन उन्हें करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उन्होंने देश की सेवा नहीं करी, जनता की सेवा नहीं करी, तो अगली बार उनको वोट नहीं मिलेगी। ठीक है? तो वोट के चक्कर में ही सही, कॉम्पिटिशन के चक्कर में ही सही, लेकिन काम तो सही कर रहे हैं ना, देश देश तो अच्छा हो ही रहा है। नेक्स्ट है इसमें, ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं, पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता रहती है। यानी कि जब नेता बन जाते हैं, तो कुछ दिन तक तो उनके लिए रहती है कि भाई देश को आगे बढ़ाओ, लोगों को रोज़गार दो, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को रोज़गार दो, लड़कियों को पढ़ाओ, ये सब। 2-3 साल बाद वो देखते हैं कि उनके जो फ्रेंड हैं, जो नेता हैं या उनके जो कॉम्पिटिशन में नेता हैं, उनके पास 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, इनके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है और हमारे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो लोग क्या, वो नेता भी क्या करने लगते हैं, वो भी फिर देश से ध्यान हटा के, जनता से ध्यान हटा के अपने ऊपर फ़ोकस करते हैं कि अपना घर बनवाएँगे, अच्छा-सा एक गाड़ी लेंगे, ठीक है? बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदेंगे और गड़बड़ घोटाला करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं और अपने लिए बड़ी-बड़ी कुर्सियाँ और ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ़ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जाएगा, और फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हों, उन लोगों की ज़रूरतों या स्थानीय स्थितियों से मेल ना खाते हों। यानी कि ये भी हो सकता है कि जिनको हम वोट डाल के जिता रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। लोगों को ज़रूरत है रोज़गार की और वो बाँट रहे हैं चावल, दाल,
ठीक है, लोगों को जरूरत ही नहीं है, राशन नहीं चाहिए लोगों को चाहिए रोजगार, क्योंकि दाल चावल एक सरकार बांट देगी, 5 साल तुमने दाल चावल बांट दिए, अगले 5 साल बाद जनता क्या खाएगी? अगर तुमने आज उनको काम दे दिया, आजीवन वो काम रहेगा, तो काम करते रहेंगे, खाते रहेंगे। ठीक है, तो कई बार क्या है, विचार मेल नहीं खाते हैं, कई बार क्या है, बेचारे दबाव में आकर जनता का भला कर रहे हैं, वो चाहते नहीं है भला करना, लेकिन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अच्छा अच्छा काम नहीं किया तो 5 साल बाद हम हट जाएंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन इन्होंने ये बताई कि कई जो नेता हैं वो अच्छा काम करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझना चाहते हैं कि जनता को क्या चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जनता को चाहिए रोजगार, वो दे रहे हैं रोटी, जनता को चाहिए शिक्षा, वो दे रहे हैं मंदिर, जनता को चाहिए अच्छा स्वास्थ्य, वो दे रहे हैं बड़े बड़े पार्क। तो अच्छे नेता की क्या पहचान है? कि वो जाने कि जनता क्या चाहती है और उस हिसाब से जनता का विकास करें। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सम्मान कैसे कर सकते हैं? एक तरीका जो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है, दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका है, ठीक है, कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने की राजनेताओं को पुरस्कार मिले। यानी कि ये जो मैंने 4 लाइन पढ़ी यहाँ पर, इनका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें इस तरह से कुछ अवार्ड टाइप के बनाने चाहिए कि ये राजनेता ने इतना विकास करा, इसको अवार्ड मिले जनता के सामने। तो वो नेता क्या है, अपना आप में प्राउड फील करेगा कि भाई मुझे ये अवार्ड लेना है, सारे लोगों के सामने मुझे अच्छा बनना है, इसलिए मुझे अच्छा अच्छा काम करना है। अब ऐसा कोई रिवॉर्ड वगैरह तो होता नहीं है, जिसका मन है जितना अच्छा काम करो तो उसको भी जनता वैसे ही देख रही है, जो नहीं कर रहे हैं उसको भी जनता ऐसे ही देख रही है। कई बार कुछ ऐसे अच्छे काम कर रहे होते हैं लोग पीठ पीछे, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि जनता को नहीं पता चलता। कई कई जो नेता होते हैं वो दिखाते ही नहीं है कि हमने ये अच्छा कर दिया, ये अच्छा कर दिया। कई नेता होते हैं करते वो इतना सा अच्छा है और वो दिखा देते हैं इतना अच्छा, है ना? तो इन्होंने बोला कि एक इस तरह का कोई रिवॉर्ड वगैरह या कोई प्राइज मिलना चाहिए, जैसे आपको मिलता है जिसने अच्छा डांस करा उसको प्राइज मिल गया, ठीक है, जो फर्स्ट आया क्लास में उसको प्राइज मिल गया। तो इस तरह का कोई प्राइज होना चाहिए ताकि जो नेता है वो मोटिवेट रहे और अच्छा काम करें प्राइज पाने के लिए। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं कि प्राइज पाने के लिए कोई काम करेगा, अगर प्राइज भी रख लेंगे तो भी वो अपना ही फायदा देखेंगे, क्योंकि किसी भी, ठीक है, मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ, गांव की जो प्रधानी का चुनाव होता है ना, उसमें 1 से 2 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, तो जब प्रधान गद्दी पे बैठेगा पहले उन 2 लाख रुपए को निकालेगा जो उसने लगाए हैं, जो उसने इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है, अगर हम एमएलए एमपी की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जब वो कुर्सी पे बैठेंगे तो पहले आपके बारे में सोचेंगे या पहले अपने बारे में सोचेंगे? उनके घर वाले जान खा रहे होंगे कि 2 हजार 2 लाख सॉरी 2-3 करोड़ में तुमने आग लगा दी, पहले उन्हें वसूल करो। ठीक है, तो वो कुछ भी जुगाड़ बैठा के पहले अपना फायदा करते हैं। यहीं से करप्शन की शुरुआत होती है हमारे देश में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, इसका सीधा सा जवाब यह है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदियों का अर्थ है नियमित चुनाव मुकाबले का लाभ राजनीतिक दल और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दे उठाए तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो जब चुनाव के लिए रैलियां होती हैं तो नेता कैसी बात करते हैं? जनता की बात करते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ये करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम जनता के मतलब की बात करेंगे तो जनता हमें वोट देगी, हम जीतेंगे तो हम नेता बनेंगे। ठीक है, और अगले चुनाव में उनकी ही संभवतः वोट बढ़ेगी या आने की संभावना रहेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो अगले चुनाव में वो नहीं जीत पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर जो नेता अच्छा काम नहीं करेगा हम अगली बार वोट क्यों देंगे? देंगे ही नहीं। और ऐसा बहुत बार होता है कि एक बार कोई आदमी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना और अगली बार वो कुछ नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसने काम अच्छा नहीं करा। ठीक है, एमएलए बना एक बार, दूसरी बार नहीं बना क्योंकि उसने काम अच्छा नहीं करा। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि पैसा और पावर के लिए आ रहे होते हैं लोग कि राजनीति में हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे इसलिए हम राजनीति में चलते हैं। तो उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत गए। अब वो जीत गए, उसके बाद वो नहीं चाहते हैं जनता का भला करना, लेकिन उन्हें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि अगर वो जनता का भला नहीं करेंगे तो अगले 5 साल बाद जनता उन्हें हटा देगी तो वो फिर वहीं आ जाएंगे जहां वो थे। तो राजनीति में पैसा तो है ही है, पावर भी है कि आपकी बात सुनते हैं लोग, मानते हैं, आपकी चलती है समाज में। ठीक है, कुछ कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता हो पर उसे मजबूरन ग्राहकों को अच्छा सौदा देना पड़ता है। जैसे दुकानदार होते हैं ना, दुकानदार दुकान खोल के क्यों बैठा है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन ले और अपना भला करे। ठीक है, इसलिए बैठा है ना। लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि जो अच्छा सामान देते हैं, आपको कंपनी का सामान दे रहे हैं, अच्छी दाल चावल ये सारी चीजें बेच रहे हैं। क्यों? ताकि अगर हम अच्छा बेचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आएंगे तो हमारा मुनाफा बढ़ेगा। तो उसी तरह से नेता क्या करते हैं कि वो चाहते नहीं है जनता का भला करना, लेकिन उनको करना पड़ता है
क्योंकि अगर हम जनता का भला करेंगे, जनता के बारे में सोचेंगे, तो फिर जनता अगले 5 साल बाद हमें चुनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो ग्राहक दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। ठीक उसी तरह राजनीति मुकाबले से संभव है कि कुछ भेदभाव पनपने और लोगों में आपस में मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इसे राजनीतिक दल या इसके नेता या लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। आपको समझ में आया कि चुनाव क्यों जरूरी है? ठीक है, तो चुनाव इसलिए जरूरी है ताकि लोगों का भला होता रहे। अब देखो, होता कंपटीशन है, लेकिन जनता का तो फायदा हो ही रहा है। कोई कह रहा 5,000 देंगे, कोई कह रहा 10,000 देंगे, 10,000 वाले को वोट डाल दी, तो जनता का तो फायदा हो ही गया ना। जनता का तो विकास हो ही रहा है, डर से ही सही, लेकिन विकास तो हो ही रहा है। नेक्स्ट है 3.2। ठीक है, 3.2 को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इस पार्ट में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। इसमें हम जानेंगे कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, यानी किस तरह से चुनाव होते हैं। आपने ये तो देख लिया कि चुनाव क्या है, फिर हम देखेंगे कि चुनाव का क्षेत्र क्या होता है। इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि पीछे डिस्कस करने से रह गया है। आज पता नहीं क्यों ये बोर्ड अटक रहा है, नहीं अटकता नहीं है, बहुत अच्छा सा बोर्ड है, आज पता नहीं किसकी नजर लग गई है इसको। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ में हम लोकसभा के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, बंद हो गया दोबारा से, अपनी चला रहा है ये आज। तो दोबारा हम कल किसके बारे में जानेंगे, लोकसभा के बारे में जानेंगे बहुत ही विस्तार से। ठीक है, नहीं, लोकसभा के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। कल हम जानेंगे विधानसभा के बारे में, क्योंकि पार्ट 2 में इन्होंने विधानसभा का ही जिक्र दे रखा है। ठीक है, तो विधानसभा क्या होती है, राज्य का प्रशासन कैसे चलता है, वोट कैसे डालते हैं, ठीक है, कौन कौन लोग वोट डालने जाते हैं, कौन खड़े होते हैं, अभी बहुत सारी चीजें फर्स्ट पार्ट में आपको क्लियर नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर नहीं हुई होंगी, ये बात मुझे पता है। नेक्स्ट पार्ट जब आप देखेंगे तो उसमें आपको एक एक चीज डिटेल में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का अगर मैं पार्ट कहूँ तो पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अभी तक आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है, उस लिंक पर क्लिक नहीं किया है, तो प्लीज क्लिक कर इससे पहले के पार्ट भी देख सकते हैं और इसके बाद वाले पार्ट भी देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, लाइक किया करो, कमेंट करा करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और आपके जो भी फ्रेंड है उनके साथ प्लीज मेरी वीडियो को शेयर भी किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।